ओवैसी, जब आप एक इतने बड़े एडवोकेट हो के, वकील हो के, अगर आप कोर्ट के फैसले को काला दिन कह सकते हैं और आपकी काला दिन आप कोर्ट के फैसले को कह रहे हैं, आपका खुद कौन सा आपने सफ़ेद दिन वाला कौन सा काम करा, आप हमें ये बताएं। तो जहर कैसे डाला जाएगा? जहर ऐसे डाला जाएगा, मान लीजिए 1952 में क्या हुआ था, अगर मुझे नहीं पता कि अगर मेरा जन्म उसके बाद हुआ या जब मैं बहुत छोटा था, तो ये लोग ऐसी बातें करके मेरे दिल में ये जहर डालेंगे कि मैं अपने जो दूसरे जो हमारे देश के जो नागरिक हैं और मेरे जो साथ के लोग हैं, मैं उनसे नफरत करूं कि भाई हमारे साथ ऐसा किया गया था और देखो एनडीटीवी ने बताया या और कोई जो वामपंथी पत्रकार हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। पहले तो एक बात बताइए, आज जो ये फैसला आया है 28 सालों के बाद, आडवाणी जी के सहित कई सारे ऐसे नेता जिनको बरी कर दिया गया है, खुश हैं, नाराज़ हैं, क्या कुछ है, क्या कुछ मन में चल रहा है? नहीं, देखिए, एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते हम हमेशा देश में जो भी इस तरह के फ़ैसले आते हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फ़ैसला है या जैसे अब लखनऊ के ये सीबीआई कोर्ट का जो फ़ैसला है, हमने हमेशा उसका स्वागत किया है और हम आज भी खुश हैं। अमन जी, जैसे ही ये फैसला आया, आज जैसे ही फैसला आया कि आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को, कल्याण सिंह को और उमा भारती को, इन सारे ऐसे तमाम नेता को बरी कर दिया गया है, वैसे ही जो वामपंथी पत्रकारों का जो दल था वो पूरी तरीके से तिलमिला गया। वो कहने लगे कि भाई एविडेंस कैसे नहीं इन लोगों के पास रहे, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ी हो रही है, एविडेंस के साथ खेला जा रहा है, कैमरामैन का पैर तोड़ दिया जा रहा था। तो एक बात बताइए, ये इतना तिलमिलाए हुए क्यों हैं वामपंथी सारे पत्रकार? देखिए, एक्चुअली जो अगर हम वामपंथी पत्रकारों के अगर बात करते हैं तो उनका शुरू से यही रहा है कि देश तोड़ने का उनका जो एक एजेंडा रहता है, देश तोड़ने की वो हमेशा बात करते हैं। कभी भी अगर देश हित में कोई फैसला आता है, उन्हें लगता है कि देश अगर प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहा है और एक अपने अगर हम कहें कि एकता की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उनका यही माहौल रहता है कि लोगों के दिल में जो है एक जहर उगले। तो जहर कैसे डाला जाएगा? जहर ऐसे डाला जाएगा, मान लीजिए 1952 में क्या हुआ था, अगर मुझे नहीं पता कि अगर मेरा जन्म उसके बाद हुआ या जब मैं बहुत छोटा था, तो ये लोग ऐसी बातें करके मेरे दिल में ये जहर डालेंगे कि मैं अपने जो दूसरे जो हमारे देश के जो नागरिक हैं और मेरे जो साथ के लोग हैं, मैं उनसे नफरत करूं कि भाई हमारे साथ ऐसा किया गया था और देखो एनडीटीवी ने बताया या और कोई जो वामपंथी पत्रकार हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये अननेसेसरी देश का माहौल ख़राब करने की बात है। और मेरा ऐसा मानना है, अब जो हमारे देश का युवा है उसको सिर्फ अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए और देश हित में अपना योगदान देना चाहिए और अपना फैमिली और करियर देखना चाहिए, क्योंकि कब तक हम इन चीज़ों पे लड़ते रहेंगे और इन वामपंथी लोगों की बातों में आते रहेंगे? बहुत हो गया, चलिए ठीक है, इतने साल हमने दे दिए इसको, जो भी रहा। अब कम से कम आगे चल के हमें, अगर हम अपने कोर्ट का सम्मान नहीं कर सकते हैं, अपने सिस्टम का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें वहाँ पे याचिका भी डालनी नहीं चाहिए। एक तरफ हम वहाँ पे जाके एक अपनी उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। और देखिए अर्चना जी, जाहिर सी बात है, जब दो लोग कोर्ट में जाते हैं किसी भी विषय को लेके, तो एक के पक्ष में फैसला आएगा और दूसरे के पक्ष में नहीं आएगा। तो अब इसमें तो क्या है, जिसके पक्ष में नहीं आएगा वो इस तरह की बातें करेगा क्योंकि उसे लगे मेरे साथ गलत हुआ है। तो कम से कम आम जनता को उन चीज़ों पर नहीं सोचना चाहिए और अपना आगे चल के अपने भाईचारे से रहें, मिलजुल के रहें और अपना जैसे उनकी लाइफ चल रही है उसे सिंपली चलाते रहें और देश के माहौल ना बिगड़ने दें। ठीक है, अब अगर हम ओवैसी जी पे आ जाते हैं, एक जाने माने वो वकील हैं, इतने बड़े वकील, और ये बात कहते हैं कि कोर्ट का फैसला जो आया है ये काला दिन है। आज के दिन को वो काला दिन कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो 9 नवंबर को जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का फैसला आया था, तब भी उन्होंने कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी। तो इन टिप्पणियों को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, ओवैसी जी को या इस तरह की जो टिप्पणियाँ हैं, इसे हम पहले बहुत सीरियसली लिया करते थे, लेकिन अभी हमारे लिए सिर्फ मजाक का पात्र हैं और उससे अलग कुछ नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप एक इतने बड़े एडवोकेट हो के, वकील हो के, अगर आप कोर्ट के फैसले को काला दिन कह सकते हैं और आपकी काला दिन आप कोर्ट के फैसले को कह रहे हैं, आपका खुद कौन सा आपने सफ़ेद दिन वाला कौन सा काम करा, आप हमें ये बताएं। आपके अगर हम ट्विटर पोस्ट देखें, आपकी कोई स्पीचेस देखें या आपके भाई की अगर स्पीच देखें, तो उस समय पता चल जाता है कि काला दिन क्या होता है और सफ़ेद दिन क्या होता है। आप 1000-2000 लोग इकट्ठा करके और उसमें ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि देश का माहौल ख़राब करने का और बिगाड़ने का। देखिए, आप कुछ वोट के लिए कम से कम अगर आपको राजनीति करनी है, आप करिए, राजनीति सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम लड़ाई झगड़ा करके और देश का माहौल बिगाड़ के राजनीति ना करें। आप एजेंडा के ऊपर राजनीति करें। आप देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं या जहाँ से आपकी पार्टी है हैदराबाद से, वहाँ पे आपने क्या करा अपनी जनता के लिए, तो आप इस तरह की बातें रखें तो हो सकता है कि आगे चल के आपकी पार्टी आगे बढ़े, दूसरे राज्यों में भी बढ़ पाए। अब ये क्यों हो रहा है कि आप हैदराबाद से आगे कहीं निकल ही नहीं पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि सब आपको समझते हैं, आप वोट लेना चाहते हैं लेकिन आपको ऐसे वोट मिलेगा नहीं, और ये आपको भी समझ जाना चाहिए। कम से कम देश तोड़ के तो वोट नहीं ले सकते आप। ठीक है, अब ओवैसी जी ने जिस तरीके से इस दिन को काला दिन बताया है, आज के तारीख को 30 सितंबर की तारीख को इन्होंने काला दिन बताया है। देखा ये गया था जब राम मंदिर का फैसला आया था तो उस समय भी इन्होंने ऐसा ही बयान दिया था।
जिसके बाद हमने देखा कि उसके 3-4 महीने बाद दिल्ली में कितनी बुरी तरीके से दंगा फैला था CA/NRC के नाम पे। ताहिर हुसैन ने ये माना था कि जब से राम मंदिर का फैसला आया था उसने ये सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया था कि अब हमें हिंदुओं को बताना है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ये जो बड़े बड़े पदों पे ये जो नेता बैठे हुए हैं ये ऐसी ऐसी अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं लोगों के सामने, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की भड़काने की कोशिश ये लोग करते हैं? बिल्कुल भड़काने की कोशिश करते हैं। और अब मेरा जो हर राज्य की जो सरकार है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, मेरी उनसे भी अपील है कि चलिए आपने पहले इन लोगों को बहुत ढील दे दी, कम से कम अब सख्ती से कार्रवाई करें। अब इस फैसले के बाद उनको ये देखना चाहिए जो भी नेता, भले वो किसी भी पार्टी का है, किसी भी धर्म का है, अगर कोई ऐसे बयान देता है जिससे कि उनको ये लगता है, सिस्टम को ऐसा लगता है या जनता को ऐसा लगता है कि ये हेट स्पीच है या कोई हेट पोस्ट है, तो उस पर कार्रवाई करें तुरंत और उसे अरेस्ट करें और कुछ दिखाएं। क्योंकि क्या होता है, इससे दूसरों के हौसले बढ़ते हैं। आज अगर वो ऐसी बात कर रहा है तो उसकी जाहिर सी बात है कि जो उसके पार्टी की जो प्रवक्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं, आज नहीं तो कल वो भी इस तरह के बयान देने शुरू कर देंगे। और बयान नहीं भी देंगे, देखिए वो ऐसे ही बयान देते हैं, लेकिन जो उसके नीचे जो उसके जो MLA हैं या और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो कम से कम नीचे ग्राउंड लेवल पे हो सकता है इस तरह की साजिश भी करने लगते हों कि आने वाले कुछ टाइम में दंगे हो जाएं। क्योंकि हर कोई तो बयान नहीं दे सकता। इसमें क्या होता है, ओवैसी देगा बयान और जो उसके नीचे पदाधिकारी हैं वो काम करेंगे ग्राउंड लेवल पे कि देश का माहौल कैसे खराब किया जाए। देखिए जब भी कभी दंगा होता है देश में, चाहे दिल्ली दंगा हो या कोई भी हो, तो ये आपको अर्चना जी बात माननी पड़ेगी कि नुकसान दोनों तरफ का होता है और सबसे बड़ी तो उस राज्य का नुकसान होता है। बिल्कुल। पहले हम इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, कोरोना जब से आपने देखा होगा कि हर तरह की प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ रही हैं लोगों के पास, चाहे अगर हम फाइनेंशियली बात करें या हर तरह की देखें। उसके बाद अब ये अगर दंगे भी कराने में लग जाएंगे, उस नेता जो है नेता वो तो काम है और इनका कुछ नहीं है, इन्हें AC रूम में बैठे रहते हैं, बस इन्हें बयान देना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है आप और हम जैसे लोगों को। तो अब इनके सिस्टम को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, वो ऐसी जैसे लोग ये रोज़ खुलेआम इतनी बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं और ऐसी बातें करते हैं, उसके बाद भी इन पर सिस्टम कार्रवाई नहीं करता, इनका हौसला खुलता जाता है। एक वकील होके, एक इतने बड़े सांसद होके, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद आप ऐसी बात करते हैं। अब देखिए जब आप भाईचारे की बात करते हैं तो आपको भाईचारे का मतलब क्या होता है, आपको ऐसी आपकी बातों में ऐसा होना चाहिए कि जो दोनों तरफ के लोग हैं उसमें से किसी की भी भावनाएं आहत ना हो। लेकिन आप एक बार को जब भी आपकी स्पीच हम देखते हैं तो उसमें साफ पता चलता है कि आप एक धर्म को प्रायोरिटी दे रहे हैं और दूसरे धर्म को कहीं ना कहीं नीचा दिखा रहे हैं। फिर आप दूसरे पार्टी से उम्मीद करते हैं कि वो आपको आपकी गोद में बिठा के रखें और आपको चाय पानी नाश्ता कराएं। ऐसा कैसे होगा? देखिए आपको मैसेज खुद से देना पड़ेगा। अगर हम चैरिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि घर से शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर आप दूसरी पार्टीज़ को ये सीख दे रहे हो कि आप भाईचारे से, एकता से रहो और आप हमारे धर्म के साथ कुछ गलत ना करो, तो पहले तो आप ये दिखाओ कि आप क्या कर रहे हैं दूसरों के साथ। आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं पुलिस हटा दो 10 मिनट में तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपके भाई अकबरुद्दीन ऐसी बात करते हैं, फिर आप हमको सीख दे रहे हैं। तो हमको सीख देने से पहले आप अपने भाई को सीख दें, पहले आप खुद को सीख दें और आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और विधायक हैं, जो 1-2 गिनती के जो 2-4 आपने सीट जीत रखी हैं, उनको सीख दें। बाकी फिर हम आपसे देखेंगे क्या हम सीख सकते हैं। ठीक है, अब देश के सबसे बड़े विपक्ष के ऊपर आ जाते हैं, कांग्रेस के ऊपर आ जाते हैं। इस समय जो सबसे ज़्यादा दर्द दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस पार्टी में नज़र आता है और सबसे ज़्यादा जो खुशी नज़र आती है वो BJP पार्टी में नज़र आती है। ये तो भाई लाजमी है, लेकिन ये लोग जो बात करते हैं, कांग्रेस खेमे के जो नेतागण हैं वो ये बात करते हैं कि कहीं ना कहीं एविडेंस का अभाव रहा, कहीं ना कहीं एविडेंस कम रहे। तो एक आप मुझे बताइए अमन जी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी क्या तब ये लोग इस केस को लेकर सक्रिय नहीं रहे? क्या तब इन लोगों के पास ऐसे पुख्ता एविडेंस नहीं रहे जो कि ये कोर्ट में लेके जा सकें और इस पर बहस कर सकें? नहीं, कोर्ट का ये कहना है कि ये पूर्व नियोजित नहीं थी घटना। तो कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया। अब इनका क्या है, देखिए ये सब अपने राजनीति के देखते हैं। अच्छा ही आप अगर चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें या किसी पार्टी की बात करें, ये वक्त पे बदलते रहते हैं। ये देखते हैं कि आज हमें क्या बात बोल के फ़ायदा है, बल्कि ये तो अच्छी बात है अगर आज कांग्रेस ऐसा बोल रही कि पुख्ता एविडेंस नहीं थे और मिटा दिए गए थे और ऐसा हुआ। क्योंकि देखिए जो हमारी जो जनरेशन है, आज की जो युवा जो पीढ़ी है, उसने ये देखना चाहिए कि भाई ये तो गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हैं। तो हम इन लोगों को कैसे अपना एक नेता मान सकते हैं या इनको कैसे सांसद में बिठा सकते हैं या लोकसभा में बिठा सकते हैं। तो ये अभी देश को डिसाइड करना चाहिए और कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को सुनना भी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि उससे नुकसान क्या होता है, जब अगर ये इनको अभी 10,000 लोग इनको सुनेंगे, उसमें से अगर 9,000 लोग इन पर हंसेंगे तो 1,000 लोग इनकी बातों पर आ भी जाएंगे। और इनका मकसद ही वो होता है। देखिए इनके जो फॉलोवर्स होते हैं, इन्हें पता है कि कितने लोग हमारा मजाक बनाएंगे, लेकिन अगर उसमें 10-20 लोग भी हमारी बात में आ गए तो ये अपना कामयाबी पा लेते हैं। तो फिलहाल ये कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, सरकार को नहीं मानते, सिस्टम को नहीं मानते, और जब ये सरकार में होते हैं
तो ये सब कुछ ठीक होता है। तो अब इन्हें क्रेडिट नहीं मिल रहा। एक्चुअली अर्चना, ये प्रॉब्लम क्या है, इन्हें पता है कि क्रेडिट हमें ज़ीरो मिल रहा है। तो अगर हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा तो कम से कम अगर किसी ने दूसरे ने कोई मेहनत करी किसी भी चीज़ में, किसी केस में, या उसने अच्छा काम करा, तो कम से कम उसे गिराने का काम हम करें जितना कर सकते हैं। लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि इनकी पार्टी की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। इनके जो नेशनल लीडर्स हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, या कोई तीसरा चेहरा तो है ही नहीं, तो मैं कह भी नहीं पाऊंगा, सिर्फ दो ही चेहरे हैं उसमें। तो उनकी इतनी समाज में और देश में इतनी रिस्पेक्ट ही नहीं बची है कि वो कोई बात बोलें और उसे हम सीरियसली लें। वो एक मजाक का पात्र है हमारे लिए। ये जो संजय राउत का ये जो इस समय गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए नजर आते हैं, जब राम जन्मभूमि की बात थी तब इन्होंने कहा था कि क्या ज़रूरत है राम जन्मभूमि करने की, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये जो मतलब फैसला आया है इसका मैं स्वागत करता हूँ, मैं बहुत खुश मतलब महसूस करता हूँ कि चलिए जो 28 सालों का कलंक था वो साफ़ हो गया। आडवाणी जी को मैं एक मतलब धन्यवाद करता हूँ, जो भी है मतलब वो खुशी प्रकट कर रहे हैं अपनी इस बात पे। तो आपको क्या लगता है, इससे पहले हमने देखा था कि उनकी देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग भी हुई थी, दाल में आपको कुछ काला लग रहा है या फिर क्या, आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए नेताओं का यही तो, इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप इनको फॉलो ना करें और इनकी जो आइडियोलॉजी है उस पर इतना इनके पीछे ना भागें। कुछ कहते हैं जैसे ओवैसी जी ने कुछ बोला तो हम उसके लिए दंगे करने लगते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ है कि अगर हम संजय राउत जी की बात करें, ये वक्त वक्त पे बदलते रहते हैं, तो इसका मतलब ये अपना कंफर्ट जोन देखते हैं। कंफर्ट जोन क्या होता है अर्चना जी? अब जैसे कि अब इनके ऊपर कुछ चीज़ों को अगर हम केसेस की बात करें, अगर हम उसमें ना जाएँ क्या केस था, लेकिन इन पर इन्हें लग रहा है हमारे पास शिकंजा कसा जा सकता है, और इन्हें एक डर और एक मुहिम चल रही है कि वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए महाराष्ट्र में। तो अब ये थोड़ा सा इसमें इतना फैमिलियर होने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से कि भाई हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है और ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब अब इसी से अंदाजा लगा लो कि अगर आज हम संजय राउत जी के कहने पे कोई लड़ाई झगड़े करते हैं या और कोई हम किसी नेता के कहने पे हम कुछ भी मरने मारने को उतारू हो जाते हैं, तो ये 2 दिन में 4 दिन में तो उनके बयान बदल जाते हैं। तो जो इंसान अपने बयान पे नहीं टिक सकता, जिसकी खुद की आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है जिस पे वो पुख्ता हमेशा टिका रहे, मैं कह रहा हूँ अगर आपकी आइडियोलॉजी ऐसी भी है कि वो कोई भड़काने वाली भी है, तो हमेशा भड़काने वाली होनी चाहिए। आप कभी कुछ हो जाते हो, कभी कुछ हो जाते हो, कभी सॉफ्ट हो जाते हो, कभी ना, अगर आप सॉफ्ट है तो सॉफ्ट रहिए। हाँ, वो तो कड़क रहिए। यही कहने का मेरा मतलब है। देखिए अगर आप कड़क है तो आप कड़क रहिए, हम कहेंगे हाँ जी संजय राउत जी बहुत कड़क हैं। आप कभी सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी कड़क हो जाते हैं, कभी फडणवीस जी के साथ बैठ के मुलाकात करने लगते हैं। अब उसी का मतलब आप कह रहे हैं कि हम सामना के लिए इंटरव्यू करने गए थे, उसी सामना के लिए इंटरव्यू करने गए थे जिस सामना में आपने फडणवीस जी का इतना मजाक बनाया जब इलेक्शन चल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का मजाक बनाया है, तो आप उसके बाद उसी में इंटरव्यू उनका अच्छा छापेंगे। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर मेरे पास सामना पड़ी हो 2 मैगजीन, जिसमें एक वो वाला इंटरव्यू और एक आज वाला होगा, जिसमें मुझे लगता है अभी मैंने पढ़ा नहीं है, आया भी नहीं वो इंटरव्यू, उसमें फडणवीस जी की तारीफों के पुल बंधे हुए होंगे, तो मैं सामना से क्या सीखूं और क्या समझूं? सामना क्या है? सामना सिर्फ वक्त वक्त पे बदलने वाली एक वो है मैगजीन है, जिसमें आप जब जैसा चाहे किसी को गिराना चाहते हैं तो गिराइए, किसी का मजाक बनाना चाहते हैं तो मजाक बनाइए और तोड़ने की बात कीजिए। चलिए आखिरी प्रश्न बस मैं आपसे पूछूंगी कि ये कांग्रेस, ओवैसी जी और जितनी भी ये लेफ्ट की पार्टीज़ हैं, वामपंथी पत्रकार भी मैं आपसे कहूँगी, तो आपको क्या लगता है ये सारे के सारे दोबारा से एक ही खेमा में जा कर के किसी दंगे का ये लोग प्रोग्राम मतलब बनाने बैठ गए होंगे कि नहीं बैठ गए होंगे? क्योंकि जब 9 नवंबर का फैसला आया था उसके बाद हमने तुरंत देखा कि ये दिल्ली दंगे हो गए। ठीक है, ताहिर हुसैन ने माना भी इस बात को, तो आपको क्या लगता है? हाँ देखिए, अब जैसे ताहिर हुसैन थे, काउंसलर थे आम आदमी पार्टी के, तो उनके घर से जब उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो कई ऐसे सबूत भी मिले और कई कनेक्शन भी ऐसे मिले, और उनको यही मैं कहता हूँ देखिए उनकी गिरफ्तारी हुई। मैंने अभी जब डिबेट जब ये इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी तो मैंने आपसे ही कहा था कि सिस्टम को, जो हमारी स्टेट जो गवर्नमेंट है उनको भी और सेंटर को भी यही करना चाहिए। देखिए हम इतना वेट भी ना करें कि कोई दंगे होंगे। जब हम ताहिर हुसैन को हमने कब गिरफ्तार करा? जब दंगे हो चुके थे और जितना लॉस होना था हो चुका था, उसके बाद हमने करे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नज़र रखनी चाहिए सोशल साइट्स पे, और कम से कम ऐसे लोगों के, आम जनता क्या कहती है, हम इतने तो क्योंकि 130 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है, एक उठाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे काउंसलर्स हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, किसी पार्टी के बड़े पदाधिकारी हो गए, अगर कोई वो ऐसी पोस्ट डालते हैं, वीडियो डालते हैं जिससे कि आपको ऐसा लगता है, देखिए जो हमारे देश का सिस्टम है वो हमसे ज़्यादा समझदार है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इससे आज नहीं तो कल कोई देश का माहौल बिगड़ सकता है और दंगे हो सकते हैं, तो उसे तुरंत उठा लो और उस पर कार्रवाई करो। और जिन लोगों ने, अगर दिल्ली की हम बात करें, अभी दंगे हुए थे, तो जिन लोगों ने उस वक्त जो उनका इन्वॉल्वमेंट था उस पर अभी दोबारा से पहले से नजर रखनी चाहिए उनकी एक्टिविटीज़ पे। अगर वो बंद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो बंद नहीं भी है तो उनके फ़ोन कॉल्स देखने चाहिए, चैट देखनी चाहिए, और उन्हें एक बार बुला के उन पर नज़र रखनी चाहिए कि उनकी वो किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि अगर इसमें हम थोड़ा अभी सुस्त हो जाएंगे तो 15 दिन बाद इस पर संज्ञान लेने की कोशिश करेंगे तो 15 दिन में तो हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने अपनी मुखरता से सारी बात हमारे चैनल के माध्यम से रखा। धन्यवाद।